हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिया को शुरू किया था और क्रिया के भेद हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्रिया क्या होती है? किसी भी वाक्य में जो शब्द किसी काम के होने या करने का बोध करता है वो आपकी क्रिया कहलाती है। क्रिया के यहाँ कुछ भेद हमने पढ़े थे, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और आज हम आपको नोट में बताएंगे सरल भाषा में। जितना आप जो है अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, पीडीएफ में जितनी भी चीजें हमने लिखी हैं वो सब आपको नहीं लिखनी है। अब हम सेलेक्टेड चीजें लिखेंगे और कुछ उदाहरणों के साथ आपको क्रिया और क्रिया के भेद को बताएंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो अब क्रिया की आप परिभाषा लिखेंगे और कुछ उदाहरणों के साथ आप क्रिया को बताएंगे कि क्रिया क्या है और कौन कौन से इसके भेद हैं। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा क्रिया की परिभाषा। अपनी नोटबुक में लिखेंगे क्रिया की परिभाषा। ठीक है, तो क्रिया क्या होता है? जिस शब्द या तो वो शब्द होगा एक जिससे आपको, या शब्द समूह से, जिस शब्द या शब्द समूह से किसी इस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के होने, किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो, वह क्रिया कहलाती, वह क्रिया कहलाती है। ठीक है, किसी शब्द या शब्द समूह जैसे हमने कहा, उदाहरण के लिए सीता नाच रही है। ठीक है, सीता नाच रही है, तो यहाँ पर आपका जो नाच है ये किसी काम को बता रहा है। सीता नाच रही। दूसरा, हम यहाँ पर बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा दूध पी रहा है। ठीक है, बच्चा दूध पी रहा है। अब यहाँ पर जो आपका पीना है ये काम को बता रहा है। ठीक है, महेश खेल रहा है। महेश खेल रहा है, तो यहाँ पर ये जो खेलना शब्द है ये आपका काम को बता रहा है। तो जिस शब्द या शब्द समूह के से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह क्रिया कहलाती है।
ठीक है, वह आपकी क्रिया कहलाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरी क्रिया है, नाच रही है, ये शब्द समूह है, यहाँ पर सहायक क्रियाएं भी हैं। तो नाच रही है, नाचना क्रिया का बोध कर रहा है, पीना ये आपका क्रिया का बोध कर रहा है। साथ में जो आपका खेलना है, ये भी खेल रहा, ये सभी आपकी क्रिया का, ये किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये आपकी क्रियाएं हैं। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो आपका पी है, ये धातु रूप है क्रिया का। हमने यहाँ नाचना, नाचना, नाचना क्रिया शब्द का, ये नाच जो है धातु रूप है इसका। जो ये नाच लिखा है, ये इस क्रिया का धातु रूप है। ठीक है ना, नाचना शब्द जो है ना क्रिया है, और इसका ये धातु रूप है। तो नाच रही है, पीने का पी रहा है, ये धातु रूप है। अब ये धातु रूप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो क्रिया का धातु रूप है ये क्या होता है। चलिए इतना आप लिख लें, और अब आप यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, धातु क्या होता है। धातु, तो देखिए आपने जैसे मैंने कहा खेलना है ना, ये आपकी क्रिया है, ये क्रिया का बोध करता है। हमने कहा भाई पढ़ना है ना, यहाँ पर नाचना आ गया। ठीक है, और गाना, सोना, रोना, इस तरह से आदि जो क्रियाएं हैं ये आपकी क्रियाएं। अब इन सभी शब्दों से आप यदि ना को हटा दें तो यहाँ हो जाएगा खेल, इससे ना हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा पढ़, इससे आप ना हटाएं तो नाच, यहाँ से आप ना हटाएंगे तो गा, इससे सोना से आप ना हटाएंगे तो सो, और रोना से आप हटाएंगे तो रो। इसी प्रकार से आप देख पाते हैं, सॉरी रो हो जाएगा, ना नहीं आएगा। तो इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं, हमने इन क्रिया शब्दों से, ये तो क्रिया है, काम को बता रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास इन क्रियाओं के, इनको कहा जाता है धातु। हमने क्या किया, इससे ना निकाल दिया, तो ये क्रिया का धातु रूप है, क्रिया का धातु रूप है। ठीक है, ये क्रिया का धातु रूप है। तो क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है, जैसे आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना आदि। आदि शब्द हैं, यहाँ पर कुछ हमने लिख लिए। साधारण रूपों में अंत का ना निकाल देने से जो बाकी बचे उसे हम क्रिया का धातु रूप कहते हैं। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर धातु में कि क्रिया के साधारण रूपों में, जो आपका क्रियाओं के साधारण रूप में, या क्रिया के साधारण रूप में, क्रिया के साधारण रूप में क्रिया के साधारण रूप में अंत में ना लगा होता है। अंत में ना लगा होता है, जैसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर आना, जाना, पाना, या अन्य यहाँ भी शब्द लिखे हुए हैं, खेलना। ठीक है, आदि, आदि करके छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, कुछ शब्द मैं आपको पहले ही लिखा चुकी हूँ, आदि। ठीक है, साधारण रूपों के अंत का ना निकाल देना, इन इन शब्दों के, या साधारण लिखिए, इन शब्दों के ना निकाल देने पर जो बच जाता है कि
ना हटा देने पर जो बच जाता है, जो बच जाता है वही धातु है, वही धातु है। तो ये तो आपकी साधारण क्रिया है, और इन साधारण क्रिया को ना को आपने निकाल दिया, तो अब यहाँ आपके पास इसका धातु रूप आ गया। तो क्रिया की पहचान तो आप जानते हैं, क्रिया तो नाच ये इसका धातु रूप है क्रिया का, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो आदि शब्द यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ हमने वहां लिखे हैं, खेल, पढ़, नाच, गा, सो, रो, इस तरह से। अब धातु के भी दो भेद हैं, लिख लें इसे, धातु के दो भेद हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिएगा धातु के भेद, धातु के भेद। कौन कौन से भेद हैं, एक होता है आपका मूल धातु, और दूसरा है इसका यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु, ठीक है। अब मूल धातु क्या हो जाती है, पहला लिखेंगे आप मूल धातु। क्या मतलब है इसका, मूल धातु। तो जो सामान्य क्रिया है उसके ना को हटा देने से जो आपके पास बच जाता है वो तो आपकी धातु कहलाती है। लेकिन धातु के भी दो रूप हैं, ठीक है। कौन कौन से रूप, पहला रूप है आपका मूल धातु और दूसरा है आपका यौगिक धातु। तो यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है। किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे आपके पास लिख सकते हैं आप, जैसे जा, खा, ये आपकी क्रिया है, क्रिया का धातु रूप है, और जा, खा, पी, रह आदि, आदि लिख करके आप छोड़ देंगे क्योंकि इतने सारे शब्द आप ना तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आदि शब्द इसमें आ जाते हैं। चलिए, तो धातु के दो रूप हैं जिसमें आपका मूल धातु है और यौगिक धातु है। मूल धातु यह स्वतंत्र होता है और किसी अन्य पर निर्भर नहीं होता है, जैसे जा, खा, इस तरह से। अब दूसरा जो आपका है वो है आपका यौगिक धातु। यौगिक धातु, यौगिक धातु जो है मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, यौगिक धातु जो आपके मूल धातु हैं उसमें धातु में प्रत्यय लगाकर, अब प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके
कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर लगाई जाती है। अब यहाँ एक शब्द आया है प्रत्यय। आपके पास आगे आप पढ़ेंगे प्रत्यय और उपसर्ग। तो प्रत्यय क्या होता है? किसी धातु शब्द क्रिया पर आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर धातु रूप पे, जैसे यहाँ पर आपका है उठ। उठ आपका मूल धातु है और इसमें आप ना प्रत्यय लगा देंगे तो ये आपका यौगिक हो जाएगा। ये आपका यौगिक धातु है क्योंकि हमने उठ मूल धातु पर क्या लगा दिया है? प्रत्यय लगा दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके विशेषण शब्द हो सकते हैं, आपके संज्ञा शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी मूल क्रिया के किसी मूल शब्द पर आप पीछे से यदि क्या लगा दें, कोई प्रत्यय लगा दें। प्रत्यय पीछे जुड़ता है, उपसर्ग आपका आगे जुड़ता है। क्लास 6 में भी आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा प्रत्यय और उपसर्ग का, आगे भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रत्यय लगा करके आप उसे यौगिक बना देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे उठाना, ठीक है, या फिर उठवाना या दिलाना। तो ये जो शब्द बने हैं ये आपके यौगिक शब्द हैं। ठीक है, कराना, ठीक है, या करवाना, ये यौगिक है। ठीक है, अब आप कहेंगे उठना अलग चीज है, ये यौगिक है, ये उठाना है या उठवाना है, ये दिलवाना है, दिलाना है। ठीक है ना, कराना है, करना नहीं है। ठीक है ना, तो जो आपका साधारण क्रिया होती है वो अलग चीज है और यौगिक आपकी अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर ये आपके कुछ उदाहरण हैं, जैसे आप कह सकते हैं रोना धोना, चलना फिरना, खाना लेना। तो ये सभी आपके क्या हैं? यौगिक धातु हैं। ठीक है, अब जो ये यौगिक धातु हैं ये भी आपके 3 इसके प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? कल इसी के रूप को पढ़ा था, लेकिन अब हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। यौगिक धातु 3 प्रकार की होती है। यौगिक धातु भी आपके 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? पहली है आपकी प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा है आपका यौगिक क्रिया, तीसरा है आपका नाम धातु। ठीक है, अब प्रेरणार्थक में आप लिखिएगा प्रेरणार्थक क्रियाएं, जैसे आपका हो गया उठाना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, करवाना, जो प्रेरणा के द्वारा जो कार्य होते हैं।
ठीक है। यौगिक में आपके क्या आ जाते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, जैसे आपका रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना, ठीक है, उठ बैठना और उठ जाना, ठीक है। ऐसे ही नाम धातु में आपका संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे गरियाना, लतियाना, बतियाना, ठीक है, गरमाना, चिकनाना, ये सभी जो है आपके क्या है, नाम धातु के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये धातु रूप हो गए। अब हम पढ़ रहे थे मेन क्रिया पर हम फोकस करेंगे। ये तो हम धातु पे चले गए थे कि क्रिया के धातु रूप क्या होते हैं, यौगिक और धातु रूप मूल धातु क्या होते हैं। हमने यहाँ पर क्रिया की परिभाषा आपको बताई और साथ में हमने धातु रूप पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद लिखिएगा हेडिंग, क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद किए जाते हैं, ठीक है। फिर प्रयोग के आधार पर जो है क्रिया के भेद किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके कर्म के आधार पर क्रिया का भेद है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर भी आपके क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। इस तरह से आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और समझना है हमें इसे, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो दो भेद हैं आपके, ठीक है। कहीं कहीं इसके तीन भेद भी हैं जिसमें द्विकर्मक आता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप यहाँ सकर्मक और अकर्मक ही लिखेंगे। तो अब लिखिएगा सकर्मक। सकर्मक में आप लिखेंगे सकर्मक क्रिया। देखिए जहां क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा जहां क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का प्रभाव आपका कर्ता के अलावा किसी अन्य पर पड़े तो वो आपका सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ सीधे कहा राम फल खा रहा है, सीधे राम फल खा रहा है, तो काम हो रहा है खाने का, और कौन खा रहा है, राम। राम यहाँ करता है, किसको कर रहा है, राम किसको खा रहा है, फल को। तो किस पर कर्म हो रहा है, काम किस पर हो रहा है, राम फल पर, इसलिए ये आपका कर्म है। तो इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है, ये आपकी सकर्मक, क्योंकि इसमें जो है कर्म भी है। तो जहां कर्म हो वो सकर्मक और जहां कर्म ना हो अकर्म। जैसे दूसरा हम कहेंगे रेखा पत्र लिखती है, पत्र लिख रही है या लिखती,
रेखा पत्र लिख रही है। तो यहाँ पर कर्म के साथ कर्ता के साथ कर्म भी है। क्यों? क्योंकि ये आपके रेखा में कर्म और कर्ता आपको कल की क्लास में बता चुकी हूँ। कर्म क्या होता है? कर्ता, किसी भी वाक्य में काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, और जिस पर काम हो रहा है वो आपका कर्म है। तो जिसमें कर्म हो वो आपका, जिस वाक्य में आपको कर्म दिखे वो आपकी सकर्मक, और अकर्मक जहां कर्म ना हो। तो सीधे एक लाइन में आप लिख सकते हैं अकर्मक को कि जहां कर्म ना हो, अकर्मक। या फिर जिस क्रिया का, या जहां, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, वह अकर्मक कहलाता है। अकर्मक कहलाता है। जैसे दिनेश दौड़ता है। तो देखिए यहाँ काम हुआ है दौड़ने का, और इस दौड़ने का प्रभाव सिर्फ किस पर पड़ा? कर्ता पर पड़ा है। इसलिए इसमें आपका अकर्मक है। कर्म नहीं है तो अकर्मक, कर्म है तो सकर्मक। तो बस 2 लाइनों में आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो कर्म के आधार पर आप यहाँ क्रिया के भेद कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्रिया के भेद, धातु और धातु के 2 भेद भी पढ़ लिए हैं। इनको आपने ऐसे ही लिखना है जैसे हमने आज की क्लास में लिखा है। बहुत सारा आपको नहीं लिखना है, आपको चीजें समझनी है। और जैसे हमने नोट में लिखा, जिसमें आपने उसके भेद पढ़े और कितनी परिभाषा आपको लिखनी है, कुछ उदाहरण लिखिएगा, बाकी आपको समझ करके उसको करना है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर इसके भेद को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।